नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण लीगल करंट अफेयर्स के बारे में। ये जो लीगल करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, चाहे वो प्री एग्ज़ाम हो या फिर वो मेंस हो। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा, हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS कोटा के बारे में। तो दोस्तों, इसके बारे में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, तो वो क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसने 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, अब इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी जो वैधता है, उसको अपहील्ड किया है। जो कि क्या, जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये क्या करता है, ये जो है 10% रिजर्वेशन कोटा देता है EWS कैटेगरी के लिए। यानी कि ये एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो 10% का रिजर्वेशन देता है EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। तो दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो ये जो EWS है, ये रिजर्वेशन ये दिया था, जो सिन्हो कमीशन है, इनकी रिकमेंडेशन पर दिया था। ये जो है, ये रिपोर्ट इन्होंने सिन्हो कमीशन ने सबमिट करी थी 2010 में। उसके काफ़ी समय के बाद दोस्तों, ये जो है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2019 में। तब जा कर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 2 आर्टिकल ऐड करे गए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करते हैं रिजर्वेशन टू EWS। उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं ये EWS जो कि नॉन OBC या फिर नॉन SC/ST सेक्शंस हैं पॉपुलेशन के, उनको। यानी कि जनरल कैटेगरी को, जो नॉन रिजर्वेशन वाली कैटेगरी थी अभी तक, उसके लिए 10% EWS का क्राइटेरिया रिजर्वेशन का दिया गया है। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, ये क्लॉज ऐड करी गई है, उनका क्या प्रोविज़न है और वो क्या कहती है। तो दोस्तों, आर्टिकल 15 जो है हमारा, ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि इन सब चीज़ों के ग्राउंड्स पर किसी से भी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से इन सब चीज़ों के ग्राउंड्स पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो क्लॉज 6 है, वो कहती है कि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्लॉज G ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 सेल्फ प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग। यानी ऐसा कुछ नहीं है जो कि सरकार को ऐसे नियम बनाने से रोके। अब कैसे नियम, जैसे कि देखिए, प्रोविज़न तो नहीं होगा इस तरह की, इन चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। लेकिन जो प्रोविज़न है वो ये कह रहा है कि इसके होते हुए भी जो हमारा क्लॉज 6 है, उसमें सब क्लॉज ये कह रहा है कि कोई भी एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स अदर देन द क्लासेज मेंशन इन क्लॉज 4 एंड 5। क्लॉज 4 एंड 5 में दोस्तों अदर क्लासेस के बारे में दिया गया है, जैसे कि SC/ST या फिर OBC, इन सब के बारे में दिया गया है कि इन सब के बारे में सरकार कानून बना सकती है जो भेदभाव कर सकते हैं, यानी कि कुछ जो है इनके स्पेशल प्रोविजंस दे सकती है। तो इसी तरह से ये क्लॉज ऐड करके हमारा EWS को भी स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, इसका ये कहना है दोस्तों। तो यानी कि आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 ऐड करके हमारे EWS को भी जो है वो स्पेशल प्रोविज़न के तहत इन्होंने रिजर्वेशन दे दिया है। और दोस्तों, आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स हैं, इन सब में सबको समानता देनी चाहिए। लेकिन अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो वहाँ समानता नहीं है। तो ये प्रोविजंस ऐड करे गए हैं, ये स्पेशल प्रोविज़न है, इससे पहले तक थे, लेकिन 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है क्लॉज 6 ऐड किया गया। इसमें EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को भी जो है स्पेशल प्रोविजंस उसके लिए भी ऐड कर दिए गए। बाकी का दोस्तों इसकी PDF प्रोवाइड करेंगे, उसमें आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। तो मेन इसका कहना यही है कि जो भाई सबको समानता मिलेगी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैं उन मैटर्स में, लेकिन इन लोगों को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाएंगे क्योंकि ये बैकवर्ड हैं किसी तरीके से, तो वीकर सेक्शंस हैं, इसलिए इनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर ऐड किया गया है दोस्तों। अब जैसे कि ये जो एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही रिजर्वेशन देने के लिए प्रोवाइड करता है EWS के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि ये देना है या नहीं देना है, किन किन, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो जॉब या एडमिशन्स निकालती है तो कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, ऐसा वो डिसाइड भी कर सकती है। बाकी ये जो एक्ट है, इसमें आर्टिकल 15 को जो है अमेंड कर दिया गया है और एडिशनल परमिट दे दिया गया गवर्नमेंट को, ये सबने ऊपर देखा ही था। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो 10% तक की सीट है ये भी रिजर्व हो जाएंगी,
चाहे वो एडमिशन हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या फिर किसी जॉब की बात हो, उसमें भी ऐसा हो जाएगा। सच रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इस तरह का जो ये रिजर्वेशन है वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि उनमें ये अप्लाई नहीं होगा। यानी कि जो माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जो EWS कोटा का कोई भी इस रिजर्वेशन के तहत एडमिशन नहीं ले सकता है। अब ये जो एक्ट है इसने आर्टिकल 16 में ये गवर्नमेंट को परमिशन दी है कि ये 10% सीट जो है सारी की सारी पोस्ट हैं वो मतलब 10% सीट्स को सब पोस्ट में EWS के लिए भी रख सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। अब EWS रिजर्वेशन है ये जो पहले से जो रिजर्वेशन दिया गया था उसके एडिशन में है, यानी पहले जो है ये SC ST और OBCs को दिया गया था, अब ये लोग इसमें कवर नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों कि किस किस को इसमें लिया गया है। तो जैसे कि इसमें SC ST OBCs के पर्सनस को कवर नहीं किया गया है, जनरल कैटेगरी के पर्सनस को कवर करती है और ऐसी फैमिलीज़ को कवर करती है जिनकी ग्रॉस एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख रुपये से कम है, उनको EWS के रिजर्वेशन के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऐसे लोगों को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है जिनके 5 एकड़ की जो है ज़मीन है, जिनके पास में एग्रीकल्चरल लैंड है 5 एकड़ का, या फिर इनका जो है एक आवासीय घर है, रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का, या फिर इनके पास में रेजिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड्स का, और या फिर ये जो प्लॉट्स हैं या फिर ये जो फ्लैट है ये जो है अगर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में है तो ये 100 स्क्वायर यार्ड्स का होगा, तब भी उसको EWS में नहीं लिया जाएगा, और 200 स्क्वायर यार्ड्स का होगा अगर ये अदर एरियाज़ में, तब भी उसको नहीं लिया जाएगा EWS में। अब दोस्तों ये जो अभी का हाल ही में जो हम चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक के रूप में, तो ये क्यों है, तो ये जो एक केस है दोस्तों जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें जो है क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, इसको थोड़ा सा हम इसके पॉइंट्स जानते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन डिड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करता है अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जो है कहीं जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी सोल बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस, ये जो है कहीं किसी हद तक जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है टू रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू SEVC, यानी कि जो हमारी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास थी, SEVC जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उस तक ही ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो सोल बेसिस नहीं होगा इनकी बैकवर्डनेस को जानने का। और जो EWS है वो बिल्कुल ही सेपरेट और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के रूप में निकल के आया है, ऐसा इस वर्डिक्ट में कहा गया है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ SC ST एंड SEVC, यानी कि जो SC ST हैं और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको भी जो है यहाँ पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया गया और ये जो है डबल बेनिफिट से बचाने के लिए इनको दूर किया गया, यानी कि ये डबल अगर इस तरीके का अगर इनको भी EWS में ऐड किया जाता तो इनको डबल बेनिफिट मिल सकता था, इसलिए इनको उससे एक्सक्लूजन किया गया है। और ऑल्सो रिजर्वेशन एज अ कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेयर एजुकेशन इज इम्पार्टेड। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो हम जब भी बात करते हैं रिजर्वेशन की तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस निकल के आता है, वो है इंदिरा साहनी केस जो कि 1992 में है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको पढ़ते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी बात रिजर्वेशन की करी जाएगी तो इसको इम्पोर्टेंट माना जाएगा। अब जैसे इसमें कहा गया कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम बट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो दोस्तों जैसा कि इसमें कहा गया है कि जो बैकवर्ड क्लास है सिटीजन्स की वो केवल आइडेंटिफाई कब करी जाएगी, ये जो है जो आइडेंटिफाई करी जाएगी कास्ट सिस्टम के बेस पर करी जाएगी और ये इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर बिल्कुल नहीं करी जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि लॉ डायनामिक होता है, समाज की परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, उसी हिसाब से क्या है कि आज के समय में ये अप्लाई नहीं करता है। तो रिजर्वेशन इसमें कहा गया था कि ऐसा नहीं होगा, ये 1992 का है, काफ़ी समय पुराना है। रिजर्वेशन कैन नॉट बी गिवन बियॉन्ड द 50% रूल, यानी कि इसमें कहा गया कि जो 50% की जो सीलिंग लिमिट है, यानी कि
कोई भी जॉब निकलती है या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर भी रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। चाहे आप जैसे भी देना है आप दीजिए, लेकिन 50% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसमें बोला गया। और इसमें ये भी बोला गया दोस्तों कि जो क्रीमी लेयर है इसको भी मस्ट बी एक्सक्लूडेड, इसको भी बैकवर्ड क्लास से एक्सक्लूड किया जाए। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है दोस्तों? क्रीमी लेयर का मतलब होता है दोस्तों कि जो ओबीसी है, तो ओबीसी कैटेगरी में भी कई सारे ऐसे हाईली प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे मतलब जो उनका स्टैंडर्ड काफ़ी डेवलप हो चुका है, चाहे वो सोशली देखा जाए या फिर इकोनॉमिकली देखा जाए, तो इस तरह के लोग भी हैं। तो बेसिकली ये 1971 में स्टार्ट हुआ था ये क्रीमी लेयर। अब यहाँ पे क्या है, पहले इसकी जो लिमिट करी गई थी, अगर किसी व्यक्ति की ओबीसी से बिलोंग करता है, उसकी 1 लाख रुपए की जो सैलरी है, एनुअल इनकम है, तो वो क्रीमी लेयर में आएगा। लेकिन आज के समय में किसी की अगर 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, 8 लाख रुपए से ज़्यादा, तो वो क्रीमी लेयर में आएगा और उसको जो ओबीसी का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब जो है 50% का जो रूल फॉर्म किया गया था, अब जो आज का हमारा जो ये 2022 का जो जज वर्डिक्ट है, उसमें कहा गया कि जो 50% रूल फॉर्म इन इंदिरा साहनी जजमेंट इन 1992 हैज़ नॉट बीन हेल्ड टू बी इनफ्लेक्सिबल एंड इनवायलेबल फॉर ऑल टाइम्स टू कम। यानी कि ऐसा नहीं है कि 1992 में जो ये जजमेंट दिया गया वो बदला नहीं जा सकता, अभी जो आने वाला समय में है उसमें बदला भी जा सकता है, वो समय की परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसा इसमें कहा गया। फर्दर इट हैड अप्लाइड ओनली टू SC, ST, SEBC, OBC कम्युनिटीज़ एंड नॉट टू जनरल कैटेगरी। यानी कि ये जो जजमेंट है ये केवल अप्लाई होता है SC, ST, SEBC, OBC कम्युनिटीज़ को, और ये जनरल कम्युनिटी को नहीं अप्लाई होता है, ऐसा इसमें वर्डिक्ट दिया गया। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और चर्चा में रहने वाला विषय है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC। इसकी काफ़ी समय से बात होती चली आ रही है दोस्तों, और अभी रिसेंटली प्राइवेट मेंबर ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020। ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है। अब ये जो है बिल चाहता है कि एक पैनल का गठन हो जो कि UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करे अक्रॉस द कंट्री, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। अब ये जैसे UCC refers to same set of civil laws applicable to all citizens of India in their personal matters such as marriage, divorce, custody, adoption and inheritance। यानी कि दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब ये है कि ऐसे कि एक सेट बनाया जाए सिविल लॉज का, जो कि सारे सिटीजन्स जो हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, उनको एक साथ उनके ऊपर अप्लाई हो और उनकी जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं वो एक अनुसार चले, ऐसा इसका कहना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ये सारी जैसे सिविल लॉज है, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, कस्टडी, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस, ये सब आ जाता है, ये है। तो द प्रोविजंस फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड कम अंडर आर्टिकल 44। देखिए दोस्तों आर्टिकल 44 जो कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है जिक्र किया गया है, प्रोविज़न किया गया है। इट सेज दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ UCC फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ पे जो कहा गया कि स्टेट ऐसे प्रयास करेगी कि जो है पूरी भारत के जो भी नागरिक हैं उनके लिए एक समान नागरिक संहिता का गठन को बनाया जाए या उनको दिलाया जाए, ऐसे समान कानूनों के तहत उनका जो है व्यवहार हो। तो दोस्तों इस तरीके से अगर ये DPSP है तो आप जानते हो कि ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप कोर्ट्स नहीं जा सकते हैं अभी, तो इसलिए ये जो नॉन जस्टिसेबल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और ऑल्सो पर्सनल लॉज कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट, यानी कि पर्सनल लॉज जो है वो भी कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है, यानी कि इनको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इनके ऊपर लॉ बना सकती है। तो दोस्तों अभी का जो स्टेटस है करंट का पर्सनल लॉज का वो क्या है ये जानते हैं हम। तो अभी क्या है, डिफरेंट रिलीजन्स कम्युनिटी हैं वो अपने अपने स्टेट जो पर्सनल लॉज है उनसे गवर्न हो रही हैं, जैसे कि जो भी आज तक बनते चले आ रहे हैं विभिन्न जो पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि विभिन्न बिलों के अंतर्गत उनका एक कोई कोडिफाइड बिल नहीं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम हिंदू पर्सनल लॉ का ही, तो इसके अंदर जो है 4 कोडिफाइड बिल आते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अब दोस्तों हिंदू टर्म के अंतर्गत क्या है कि सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी आते हैं, और जो है सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉज आर एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया इन एक्ट सच एज, यानी कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के भी कुछ जो है एक्ट्स हैं वो भी रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे कि शरीयत एप्लीकेशन लॉ और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये जो है मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं। और क्रिश्चियंस की बात करें तो क्रिश्चियन मैरिज एंड डाइवोर्स ये भी गवर्न होती है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट एंड इंडियन डाइवोर्स एक्ट,
से अगर हम बात करें पारसियों की, तो ये भी पारसियों का पारसी मैरिज एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग रिलीजन्स के लिए अलग अलग एक्ट अभी चल रहे हैं। अब कुछ सेकुलर लॉज भी हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो इसके अंदर इंटर रिलीजन मैरिजेस भी हो सकती हैं। और गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट है जो कि क्या करता है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ गार्जियंस जो है इस्टेब्लिश करता है। अब अगर देखें आज के समय में, तो गोवा एक ऐसी इकलौती जगह है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। यानी देखें तो ये कि दोस्तों, यहाँ पे पुर्तगालियों का राज था, तो जब 1961 में जो इंडिया का कब्जा हुआ इस जगह पर, तो जो पोर्टुगीज़ सिविल कोड ऑफ 1867 है, ये उससे गवर्न हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि सारे रिलीजन्स से रिस्पेक्टिव होते हुए और एथनिक कम्युनिटी से, यहाँ पे ये सारे गोवा वासियों के लिए ये अप्लाई होता है पोर्टुगीज़ सिविल कोड ऑफ 1867। तो यहाँ पे क्या है कि ये कम्प्लीटली देखा जाए तो वैसे नहीं है, पोर्टुगीज़ कोड इज़ नॉट कम्प्लीटली अ यूसीसी। यहाँ पे कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जो रिलीजन बेसिस भी हैं, जैसे कि अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदू मैन आर अलाउड बाइगेमी इफ़ वाइफ फेल्स टू डिलीवर चाइल्ड बाई एज ऑफ 25, यानी 25 की एज तक अगर पत्नी को कोई भी जो है बच्चा नहीं होता है, तो या फिर जो है 30 साल की उम्र तक कोई मेल बच्चा यानी कि कोई लड़का नहीं होता है, तो दूसरी शादी कर सकता है हिंदू, ऐसा इसमें प्रोविज़न है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि जो है हमारी जुडिशरी है उसने क्या कहा है यूसीसी को लेकर के। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण केसेस हैं, जैसे कि साहबानो केस है 1985 में। यहाँ पर पार्लियामेंट शुड आउटलाइन द कंटर्स ऑफ अ कॉमन सिविल कोड एज इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट्स नेशनल हार्मनी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि ये जो है राष्ट्रीय सौहार्द और समानता को लाता है कानून के सामने। इसलिए जो है कॉमन सिविल कोड यानी कि जो है समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में यहाँ पे जो है बात करी गई। और दूसरा केस है दोस्तों मिस्टर जॉर्डन डेंडे वर्सेस एस चोपड़ा 1985। यहाँ पे कहा गया कि इसमें भी कहा कि नीड फॉर फ्रेमिंग यूनिफॉर्म्स कोड फॉर मैरिज एंड डाइवोर्स वाज रेज्ड बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट ने ये मांग उठाई कि भाई ज़रूरत तो पड़ रही है, आप तो बढ़ा लीजिए सबके लिए एक जैसी समान नागरिक संहिता। अब एक और केस है दोस्तों, ये है सरला मुदगल केस 1995 का। यहाँ पे कहा गया कि ये जो पहले 1985 में जो नीट के बारे में बोला गया था, यहाँ फिर से वही नीट के बारे में बोला गया कि पार्लियामेंट को फ्रेम कर लेना चाहिए यूसीसी विच वुड हेल्प कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस, यानी कि जो इनकी आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको रिमूव करेगा, एक नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता को ये लाएगा, इसमें हेल्प करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है यूसीसी। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को भी देख लेते हैं कि पहले से इसके बारे में क्या चल रहा है दोस्तों। तो जैसे कि प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1840 में ऑन द बेसिस ऑफ लैक्स लॉस रिपोर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड यूनिफॉर्म laws for crimes, evidence and contracts, but personal laws of Hindus and Muslims were intentionally left to them। देखिए अंग्रेजों ने सोचा कि देखिए हम क्राइम को तो एक तरीके से हम जो है यूनिफॉर्मली कोडिफाई कर सकते हैं क्रिमिनल लॉ को, लेकिन मुस्लिम या फिर हिंदू ये पर्सनल लॉज को हमें छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो उनको ये डर था कि कहीं जो है रिवोल्ट ना कर दे ये जनता, और क्योंकि किसी के रिलीजन से नहीं खेलना चाहिए ऐसा उनका मानना था, और इस वजह से उन्होंने जो है इस चीज़ को नहीं टच किया और इंटेंशनली इनको लेफ्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉज को छोड़ दिया, इनको कोडिफाई नहीं किया यूनिफॉर्मली। और 1941 में गवर्नमेंट फॉर्म्ड वी.एन. राव कमेटी टू कोडिफाई हिंदू लॉ एंड गिव वुमेन इक्वल राइट्स, यानी कि यहाँ पर जो है पहला एफर्ट किया है 1941 में वी.एन. राव कमेटी, याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसने जो है कोडिफाई किया हिंदू लॉ को और वुमेन्स को इक्वल राइट दिए। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो फिर क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सब कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल डिसाइडेड दैट सिक्योरिंग अ यूसीसी वाज नॉट विद इन स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो है एक सब कमेटी फंडामेंटल राइट्स पर जो है जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने डिसाइड किया कि एक यूसीसी जो है वो सिक्योर करना यानी कि समान नागरिक संहिता को बनाना ये जो है फंडामेंटल राइट्स के स्कोप में नहीं है। अब दूसरा डेवलपमेंट इसमें क्या हुआ कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है प्रोवाइड्स करता है टू फॉर्म अ सिविल मैरिज टू एनी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है लाया गया, इसमें क्या है कि शादी जो है कोई भी किसी भी रीजन का नागरिक कर सकता है, ऐसे प्रोविजंस लाए गए। अब 1955 to 56 में जो है 4 हिंदू कोड बिल्स पास किए गए।
और इसके अलावा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर हम देखें तो कई सारे जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं जो कि जो है यूसीसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा ये। तो चलिए इसी तरह के लेक्चर्स में मिलते हैं अगली बार। टिल देन थैंक यू वेरी मच।